कहा जाता है कि काम ऐसा कीजिए कि दूसरों के लिए उदाहरण बन जाए। भारत सरकार की एक स्कीम है मिड डे मील स्कीम, जिसके तहत सरकार भारत के जो विद्यार्थी हैं, स्कूल जाने वाले स्टूडेंट हैं, उनको मुफ्त पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराती है। अब इस जो पूरी स्कीम है, इस स्कीम को रेप्लिकेट किया जा रहा है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की एक स्टडी टीम भारत में आई थी, जिसने इस पूरी योजना का अध्ययन किया और अब इस योजना को इंडोनेशिया में भी शुरू कर दिया गया। इसी भारत की योजना की तर्ज पर इंडोनेशिया में भी एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जहां पर इंडोनेशिया की सरकार अपने विद्यार्थियों को पोषण युक्त भोजन जो है वो उपलब्ध करा रही है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर इंडोनेशिया की सरकार की तरफ से जो स्कीम शुरू की गई है, इसकी क्या खास बातें आपको देखने को मिलेंगी। भारत सरकार की जो मिड डे मील स्कीम है, उसकी क्या खास बातें हैं और इंडोनेशिया के सामने क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं, उन पर भी बात करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS चैनल की इस नई वीडियो में। तो इसी नोट के साथ वीडियो की करते हैं शुरुआत और मुझे उम्मीद है वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को समझ लिया जाए। तो वीडियो की रूपरेखा अगर आप देखें, सबसे पहले हम यहाँ पे खबर पे बात करेंगे। खबर के बाद जो योजना इंडोनेशिया की सरकार की तरफ से शुरू की गई है, उस योजना की खास बातें क्या हैं, उस योजना का विवरण हम देखेंगे। फिर भारत से किस तरह से प्रेरणा ली गई है, भारत से क्या क्या सीख यहाँ पर इस पूरी योजना में शामिल है, उसको भी देखेंगे। भारत की जो मिड डे मील स्कीम है, उसमें क्या खास बातें आपको देखने को मिलेंगी, उन बातों पर भी गौर करेंगे। फिर इंडोनेशिया के सामने क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं और भविष्य की संभावनाएं क्या हैं, भविष्य में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, इन पर भी बात होगी। अंत में एक सवाल आपके लिए होगा, जिस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये जो पूरा हमारा टॉपिक है GS पेपर 2 से जुड़ा हुआ है। आप इसे हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य और बच्चों से संबंधित मुद्दे जो हैं, इन खंडों से जोड़ करके देख सकते हैं। तो चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की करते हैं शुरुआत। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक सूचना ये है कि हमारी मुखर्जी नगर की जो क्लासेस थी, वो क्लासेस अब नोएडा में शिफ्ट हो गई हैं। नोएडा में नए बैचेस भी शुरू हो रहे हैं। तो अगर आप हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए हमारे नए सेंटर को विजिट कर सकते हैं। नए सेंटर का एड्रेस है नोएडा सेक्टर 15 का जो मेट्रो स्टेशन है, उसके काफी करीब जो है आपको ये नया कैंपस देखने को मिल जाएगा। तो नोएडा सेक्टर 15 के मेट्रो स्टेशन पर उतर करके आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, तो नया सेंटर आपको मिल जाएगा। बाकी एड्रेस अगर आप चाहें तो एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है C171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15। इसके अलावा आप नंबर पे संपर्क करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 8750187501। इस पर आपको और डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खबर को लेकर के। तो खबर अगर आप देखें, खबर हमारी यही है कि हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार द्वारा एक नई योजना की शुरुआत की गई है। एक नई योजना जो है इंडोनेशिया की सरकार ने शुरू की है, जिस योजना के तहत इंडोनेशिया की 1/4 आबादी जो है, जो कि कौन सी आबादी है, बच्चों की जो आबादी है, चिल्ड्रंस जो हैं, इनको यहां पर सरकार अपना जो मुफ्त भोजन है, पोषण युक्त भोजन जो है, वो भोजन उपलब्ध कराएगी। तो ये इंडोनेशिया सरकार की नई योजना हुई। योजना की शुरुआत 6 जनवरी 2025 को की गई है, यानी कि कल ही योजना की शुरुआत हुई है। और जिस दिन योजना की शुरुआत की गई, उस दिन इंडोनेशिया में तकरीबन 5,70,000 बच्चों को जो है भोजन उपलब्ध कराया गया। योजना के उद्देश्य की अगर आप बात करें, तो योजना का प्राथमिक उद्देश्य है कि इंडोनेशिया के स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उन बच्चों को पोषण युक्त भोजन जो है उपलब्ध कराया जा सके। और जब बच्चों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, तो जाहिर तौर पर शिक्षा के जो परिणाम हैं, जो रिजल्ट हैं, उसमें भी आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला उद्देश्य है बच्चों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराना, और दूसरा उद्देश्य है जो रिजल्ट है, शिक्षा परिणाम जो है, उस परिणाम में सुधार करना, उसमें बेहतरी लाना। तो इन कुछ उद्देश्यों के साथ यहाँ पर इंडोनेशिया की सरकार ने इस पूरी योजना को शुरू किया है। योजना के विवरण की अगर आप बात करें, सबसे पहले योजना के दायरे को अगर आप देखें, कहां तक एक्सटेंड किया जाएगा, कितनी बड़ी योजना इंडोनेशिया में लागू की जा रही है। तो ये जो योजना है, इस योजना के तहत इंडोनेशिया में पूरे देश में 82.9 मिलियन स्कूल जो हैं, 82.9 मिलियन स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उन बच्चों को यहां पर एक सप्ताह में 5 दिन भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे भारत में मिलता है, वैसे ही इंडोनेशिया में भी भोजन जो है उपलब्ध कराया जाएगा। 82 मिलियन जो बच्चे हैं, उनको यहां पर भोजन दिए जाने की बात की जा रही है। बजट की बात करें कि इंडोनेशिया के इस पूरे प्रोग्राम में कितना खर्च आने वाला है, तो ओवरऑल 2025 का जो टोटल बजट है इंडोनेशिया की सरकार का, उसकी वैल्यू है 3,621 ट्रिलियन रुपया, जो कि अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करें तो ये 237 बिलियन डॉलर का हो जाता है। तो इंडोनेशिया का जो टोटल बजट है, वो 237 बिलियन डॉलर का है। और इसमें से आपका 71 ट्रिलियन रुपया जो है, यानी कि बजट के मुताबिक आपका
4.4 बिलियन डॉलर जो है ये इस पूरे बजट के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो 4 बिलियन डॉलर की बजट की इसकी लागत होने वाली है। और भोजन की लागत अगर आप देखें तो इंडोनेशिया की सरकार की योजना है, हर एक बच्चे पर इंडोनेशिया की सरकार जो है वो 15,000 रुपया यानी कि 0.93 डॉलर जो है निर्धारित करने वाली है, खर्च करने वाली है। इसे घटा करके पहले 7,500 रुपया करने की भी बात हो रही थी, लेकिन बाद में इंडोनेशिया की सरकार ने कटौती करने से इनकार कर दिया और अब तकरीबन 15,000 रुपया जो है, इंडोनेशिया रुपया जो है वो एक बच्चे पर खर्च किया जाएगा। तो ये ओवरऑल हमने यहाँ पर योजना के विवरण की बात की। अब एक बार देखते हैं कि इस योजना में भारत से प्रेरणा कहां पर मिलती है। तो भारत में आप जानते हैं भारत सरकार की तरफ से मिड डे मील स्कीम जो है संचालित की जाती है, जहां पर भारत सरकार भारत के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराती है। खासतौर पर कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के जो बच्चे हैं उनको भोजन जो है उपलब्ध कराया जाता है। इसी योजना को लागू करने के लिए, इस योजना को रेप्लिकेट करने के लिए इंडोनेशिया की सरकार ने अप्रैल 2024 में एक टीम जो थी, एक प्रतिनिधि मंडल जो था वो भारत में भेजा था ताकि भारत की योजना का अध्ययन किया जा सके। कौन सी योजना का? मिड डे मील स्कीम का। इसमें जो मेन बातें स्टडी की गई, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टडी किए गए वो लॉजिस्टिक्स था, यानी कि भोजन को हम जो बनने वाला जो स्थान है वहां से स्कूल तक कैसे लेकर के आएंगे। तो लॉजिस्टिक एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर बन करके आता है। पोषण की गुणवत्ता यानी कि जो क्वालिटी है खाने की उसको कैसे बरकरार रखा जाएगा, उसको कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, ये भी एक बड़ा चैलेंज था। और फिर इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, इसकी क्या स्कीम होने वाली है उसको लेकर भी। इसके अलावा जो टीम यहाँ पर इंडोनेशिया से आई थी उस टीम ने अक्षय पात्रा फाउंडेशन जो है उसका भी अध्ययन किया, क्योंकि अक्षय पात्रा फाउंडेशन की अगर आप बात करें तो ये फाउंडेशन भारतीय स्कूलों में भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक इंपॉर्टेंट एनजीओ के तौर पर देखा जाता है, जो कि बेसिकली किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण भोजन जो है वो उपलब्ध कराता है। और निष्कर्ष क्या निकल करके आया, क्या पाया इस इंडोनेशिया की टीम ने? निष्कर्ष के तौर पर ये निकल करके आया कि केंद्र और स्थानीय सरकारों के बीच में कोऑर्डिनेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी सरकारों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आप कभी भी ये भोजन जो है, कभी भी स्कीम को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये निष्कर्ष जो है इंडोनेशिया की टीम से निकल करके आया था। तो ये ओवरऑल सबसे पहले हमने इंडोनेशिया की टीम के बारे में बात की। अब भारत की स्कीम को थोड़ा सा समझ लिया जाए कि भारत सरकार जो मिड डे मील संचालित करती है, स्कीम जो संचालित करती है, उस स्कीम की खास बातें क्या हैं उसको थोड़ा सा अगर आप समझें तो भारत में जो आपका मिड डे मील है, भोजन उपलब्ध कराने की योजना, इस योजना को 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। 1995 में इस पूरी स्कीम की शुरुआत हुई थी। बाद में शुरुआत में स्कीम का नाम अलग हुआ करता था। शुरुआत में इसका नाम था प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम। बाद में इसका नाम बदला गया, 2007 में योजना के नाम में बदलाव हुआ और 2007 के बाद से इस योजना को मिड डे मील स्कीम के नाम से जाना जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MDM भी कहा जाता है। तो इस योजना का नाम जो है 2007 में बदला गया था। इसके अलावा इस पूरी योजना के तहत सरकारी स्कूलों, स्थानीय निकाय वाले जो स्कूल हैं, सरकारी सहायता प्राप्त जो स्कूल हैं, विशेष प्रशिक्षण केंद्र जो हैं, मकतब जो हो गए, सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो आपके मदरसे हैं, इन सभी जगहों पर जो भी आपके नामांकित स्टूडेंट हैं, जो भी आपके एनरोल्ड स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट्स को सरकार की तरफ से पोषण युक्त भोजन जो है, गर्म और पका हुआ भोजन जो है वो उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा स्कूलों में जो आपका भोजन है, जो आपका इंटरवल का भोजन है, उसको पकाने के लिए एगमार्क युक्त जो आपका गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं हैं वही वस्तुएं खरीदी जाती हैं। यानी कि जिन वस्तुओं पर एगमार्क मौजूद होता है केवल वही वस्तुएं इस पूरी स्कीम के तहत खरीदी जाती हैं, जिसके माध्यम से योजना में जो खाना मिलता है उसकी गुणवत्ता को बरकरार रखा जा सकता है। एक शब्द यहाँ पर आता है एगमार्क। एगमार्क बेसिकली आपका जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी आपकी कृषि से संबंधित उत्पाद हैं, उन उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए एगमार्क का इस्तेमाल होता है। तो एगमार्क को आपको याद रखना है, एगमार्क क्या है। और मिड डे मील स्कीम में केवल एगमार्क वाली जो भी आपकी वस्तुएं हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, इंडोनेशिया के सामने क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं। उन चुनौतियों की अगर आप बात करें तो सबसे पहली चुनौती बजट की समस्या को लेकर के है। निर्धारित बजट जो है वो देश की वित्तीय सीमा पर बहुत बड़ा दबाव डाल सकता है। इसको लेकर के कई एक्सपर्ट्स जो है वो चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब इस पूरी योजना का पूरी तरह से विस्तार हो जाएगा तो योजना को संचालित करने के लिए इंडोनेशिया की सरकार को 450 ट्रिलियन रुपए की जरूरत होगी एक वर्ष के भीतर। और इतना रुपया अगर एक स्कीम पर खर्च किया जाता है तो सरकार पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा और सरकार इसको संचालित नहीं कर पाएगी। इसके अलावा कई विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ये निर्णय बजट घाटे को GDP की 3% की कानूनी सीमा जो है
उसके ऊपर जो है पहुंचा सकता है। यानी कि इंडोनेशिया का जो बजट घाटा है, जो बजट डेफिसिट है, वो आपका 3% से ऊपर जा सकता है। 3% इंडोनेशिया में कानूनी तौर पर डिसाइड किया गया है, लेकिन इस पूरी स्कीम की वजह से जो आपका बजट डेफिसिट है वो 3% से ऊपर जा सकता है। तो सबसे पहला जो चैलेंज है वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को लेकर के आने वाला है। दूसरा चैलेंज यहां पर आपका दूध के उत्पादन को लेकर के है। इंडोनेशिया की सरकार ने इस पूरी योजना में दूध को भी शामिल किया है। तो अब यहां पर जो आपका इंडोनेशिया का घरेलू दुग्ध उत्पादन जो है उसकी क्षमता मात्र 22.7% मांग को पूरा कर सकती है। इंडोनेशिया में पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो दूध के उत्पादन में आपको गिरावट नजर आएगी। जैसे अगर आप डेटा देखें तो डेटा ये बताता है कि 2018 में दूध का जो उत्पादन था वो 9,51,003 टन के आसपास था, जो कि 2023 में घट करके 8,37,223 टन रह गया है। अब इतना कम अगर दूध का उत्पादन होगा तो दूध की जरूरतें कैसे पूरी की जाएंगी, ये भी एक बड़े चैलेंज के तौर पर योजना में निकल करके आता है। तो इस योजना पर हमने बात की, योजना में क्या चैलेंजेस हैं उन पर हमने बात की, और इसी वजह से आप कह सकते हैं कि इंडोनेशिया को आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा, जो कि इंडोनेशिया के बजट को और ज्यादा प्रभावित कर सकता है। अब अंत में थोड़ी सी भविष्य की क्या संभावनाएं हो सकती हैं उन पर अगर आप बात करें तो ये जो पूरी योजना है, ये इस योजना की सफलता बहुत सारे कारकों पर निर्भर करती है। जैसे आपका बजट प्रबंधन किस तरह से किया जाता है, पैसे कहाँ से लाए जाते हैं, जो पोषण के मानक हैं उनको कितना फॉलो किया जाता है, उनको कितना जो है हम फॉलो करते हैं। इसके अलावा जो आपके स्थानीय रिसोर्सेज हैं उनका कितना बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि अंततः इंडोनेशिया में जो योजना है ये योजना सफल साबित हो पाएगी या फिर नहीं। इसके अलावा सरकार इस पूरी योजना को लेकर के कितना ज्यादा प्रतिबद्ध है, कितनी कमिटेड है, उसको वो भी निर्धारित करेगा कि ये योजना सफल हो पाएगी या फिर नहीं। बहुत सारी चुनौतियां आने वाली हैं, चुनौतियों में लागत भी एक बड़ा चैलेंज है। तो लागत और गुणवत्ता के बीच में संतुलन बनाए रखना काफी जरूरी है। अगर आप संतुलन बना के रखते हैं तो योजना को सही ढंग से आसानी से संचालित किया जा सकता है। तो ये ओवरऑल हमने इस पूरी योजना के बारे में जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे इंडोनेशिया में उसको डिस्कस किया। अब अंत में एक सवाल आपके लिए मौजूद है, सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि एगमार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए, कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता की गारंटी देना। ऑप्शन बी, खाद्य उत्पादकों पर कर लगाने का एक तरीका। ऑप्शन सी, आयातित उत्पादों की पहचान करना। और ऑप्शन डी, कृषि उपकरणों के प्रमाणीकरण के लिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को इस वीडियो के बारे में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।